चलिए हम शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट एसिड को, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर का ऑक्सी एसिड है। यहाँ हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये सल्फर होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर 16 होता है। आउटर शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमने इसके आउटर शेल के 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। इसके चारों तरफ कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। 1 2 3 और ये 4 ऑक्सीजन हमने बना दिए और एक हाइड्रोजन यहाँ बना दिया और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ बना दिया। ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हम यहाँ बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। और यहाँ पर आपका बना देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये हमने सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को हम समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से बॉन्डिंग करता है। तो देखिए, सबसे पहले ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से एक एक बॉन्ड बना लेता है। हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर शेल में। इसके बाद ये एक बॉन्ड बनाता है यहाँ और एक बॉन्ड बनाता है यहाँ। तो इस तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड से इस सल्फर के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। 6 इसके 7 8। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इसके 7 और 8 और एक इस ऑक्सीजन के 7 और 8। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब इसे आवश्यकता होती नहीं है, बट फिर भी H2SO4 तो मिलता है। तो H2SO4 को नेचर में हम आगे पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, कई बुक्स, खासकर ICSE की 10th क्लास की बुक में भी यहां पर उन्होंने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से उन्होंने क्या किया है, 2 चीजों को सॉल्व कर दिया है। एक तो उन्होंने H2SO4 को क्या बता दिया है, एक्सेप्शन नहीं बताया है कि H2SO4 ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि जब ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसको डोनेट हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट हो जाएंगे। तो क्या रहेगा, सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा रहा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में उतारे जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर भी पूरे, यहाँ पर भी पूरे, ठीक है। तो ICSE में तो इस तरीके से दिखाया है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो है ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। क्या है? ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। और सल्फर के पास, सल्फर के आउटर वैलेंसी शेल को यदि हम देखें तो 8 तो पहले हो गए थे, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको हम बोलते हैं ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है एक्सपॉन्डेड मॉडल में। ऑक्टेट रूल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट सल्फर के आउटर वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और ये ऑक्टेट रूल का एक्सपॉन्डेड एक्सेप्शन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये H2SO4 का हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्लियर है? स्ट्रक्चर्स देखिए, आप सोचेंगे कि स्ट्रक्चर्स किसी लॉजिक से बनते हैं, नहीं। स्ट्रक्चर्स आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, बट थ्योरेटिकली जो स्ट्रक्चर प्रूव्ड होता है एक्सपेरिमेंटली, अब एक्सपेरिमेंटली इसकी बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे। अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर में और कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर में डिफरेंस होता है। अब उन्होंने देखा कि नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली नहीं आ रही है, इसकी आ रही है, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर माना जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर किसी साइंटिस्ट के मान लेने से प्रूफ हुआ है, उसने माने हैं अलग अलग स्ट्रक्चर, उनको प्रूफ किया है, एक्सपेरिमेंटली उनकी बॉन्ड लेंथ चेक करी है, तब जाकर के आंसर तैयार किए। तो दिस इज H2SO4 का आपका स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं H2SO4 के प्रोडक्शन की। तो नॉर्मली तौर पे काफी लंबी चौड़ी मेथड दी गई है, उसका प्रिंसिपल आप मेथड को आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, मैं प्रिंसिपल आपको बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि उसमें मेनली प्रिंसिपल ही होता है। तो कांटेक्ट प्रोसेस होती है और इसमें हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर से, ठीक है, सल्फाइड ओर के थ्रू हम प्रोडक्शन कराते हैं। जैसे हमने ले लिया FeS2, आयरन सल्फाइड ये हमने ले लिया है। अब आयरन सल्फाइड को हम देकर के क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं O2 के साथ। तो ये बन जाता है आपका Fe2O3 प्लस आपका बन जाता है आपका SO2, ठीक है। तो ये रिएक्शन फिर आप अपने हिसाब से इसको एक बार बैलेंस कर लीजिएगा। ये हमारा अब सीधा सीधा है। SO2 फिर क्या करता है, फिर ऑक्सीडेशन करता है तो SO3 बनाता है, और SO3 फिर वाटर के साथ आप रिएक्ट कराते हो, क्या बना देता है, H2SO4
कई बार हम क्या करते हैं H2SO4 में इस SO3 को डिसॉल्व करा लेते हैं, बना देते हैं H2S2O7, जिसे हम क्या बोलते हैं ओलियम कहते हैं, या हाईली कंसंट्रेटेड सुपर कंसंट्रेटेड क्या बोलते हैं इसको H2 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और जब इसमें हम क्या मिला देते हैं, इसमें हम वाटर मिला देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है काय में 2H2SO4 में। तो दिस इज ओलियम। कई बार आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है ओलियम का क्या होता है, तो H2SO4 और SO3 का जो मिक्सअप होता है उसको हम बोलते हैं ओलियम। और ओलियम में जब हम वाटर डिसॉल्व करते हैं तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 में। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब ये तो हो गई फॉर्मेशन की मेथड। फॉर्मेशन की मेथड के बाद दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि यदि आप 100% H2SO4 ले रहे हैं, if you are taking 100% H2SO4, if you are taking 100% H2SO4, no water will be there, no water will be present। यदि वहां पर कोई पानी प्रेजेंट नहीं है तो H2SO4 अपने एसिडिक कैरेक्टर को नहीं दिखा सकता है। H2SO4 अपने एसिडिक कैरेक्टर को नहीं दिखा सकता है, क्योंकि H+ के डोनेशन के लिए वाटर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि वाटर ना हो कि कोई दूसरा सब्सटेंस हो, तो वहां पर रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन चलेगी, बट यहां मैंने आपको बताया है ठीक है कि 100% केवल आपके पास यदि H2SO4 है तो एसिडिक रिएक्शन नहीं दिखाई देगी। चलिए अब डाइल्यूट की जो H2SO4 की जो डाइल्यूट की रिएक्शंस है वो तो हम अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने एसिड की केमिकल रिएक्शन डिस्कस की थी, शायद पार्ट 2 में। एसिड बेस एंड सॉल्ट की जो पार्ट नंबर 2 की क्लास है उसमें आपको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगी। हम यहाँ H2SO4 की कंसंट्रेटेड की रिएक्शन की स्टडी करेंगे, ओनली कंसंट्रेटेड की, और वो भी एक सिंगल पैटर्न पे चलेगी। देखिए डाइल्यूट कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कंसंट्रेटेड कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है, जैसे HNO3 वैसे ही है। कैसे काम करता है, ये मान लीजिए मेरा H2SO4 था, ये H2SO4 जो होता है ये टूट जाता है SO2 में प्लस H2O में और प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, अब बस जैसे हमने रिएक्शन HNO3 की कराई थी वैसे हम यहां करा देंगे। मान लीजिए आपको इसकी रिएक्शन करानी है विद कार्बन, तो क्या करेंगे, कार्बन लेंगे। अब कार्बन कितने, कार्बन को रिएक्ट करने के लिए कितने चाहिए, 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन के लिए कितने चाहिए पड़ेंगे, 2। तो हम यहां ले लेंगे क्या, 2H2SO4। आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2O। ये आपका प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम दूसरा लें, मान लीजिए सल्फर ले लिया। अब सल्फर की हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं, इसके साथ रिएक्शन कराएं, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं। तो देखिए सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, एक SO2 तो इसके कारण बनेगा, फिर क्या बनेगा 2SO2, जो ये बनी है ये वाली है। ठीक है, आपने कितने लिए, 2H2SO4 लिए, तो कितने बनेंगे 2SO2, और ये वाला SO2 किसका है, इसका है। इसके इस वाले ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से SO2 बना, और इसमें से ये वाली निकल के आई, वो ये वाली है, प्लस आप क्या करोगे 2H2O। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी कि मतलब यदि आप H2SO4 में सल्फर डिसॉल्व करते हो तो पूरा का पूरा सल्फर जो है क्या है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की ये कंसंट्रेटेड एसिड की रिएक्शन हमने यहां पर देखी है। ये हो गई, ये हो गई कंसंट्रेटेड में। इसके अलावा कोई दूसरी रिएक्शन तो इसमें नहीं दिख रही है। हाँ, मेटल के साथ आप रिएक्शन करोगे तो मेटल के साथ भी सेम उसी पैटर्न में रिएक्शन होगी जैसे नॉन मेटल के साथ हो रही है। कॉपर होगा, वो कॉपर ऑक्साइड बना देगा। जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ क्या, कॉपर प्लस 2H2SO4, तो क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा CuO प्लस 2SO2 प्लस 2
H2O। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी रिएक्शन क्या कर जाएगी, रन कर जाएगी। ठीक, तो आपको इसमें कोई ज्यादा अलग से HNO3 जैसे केस आपको यहाँ पर नहीं देखने हैं। अच्छा, इसके बाद अगला एक पैटर्न है जिसे हम बात करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट की। H2SO4 जो होता है वो किसके तरीके से, यदि कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। चलिए तो हम उसको देखते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की रिएक्शन ये NaCgS में पूछी भी गई है, तो लिख लीजिए H2SO4 वर्क एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 वर्क एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैसे, C12H22O11 एक रिएक्शन देखेंगे, एक देखेंगे HCOOH, दूसरी रिएक्शन देखेंगे, और एक देखेंगे हम Cu, ये नहीं, एक देखेंगे CH3CH2OH। तीनों में हम क्या कर रहे हैं, H2SO4 प्रेजेंट करा रहे हैं। अब H2SO4 के प्रेजेंस होने से H2SO4 क्या करेगा, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, देखिए एक होता है ड्राइंग एजेंट और एक होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दोनों में डिफरेंस होता है। ड्राइंग एजेंट जो होता है वो केवल वाटर के बने बनाए मॉलिक्यूल्स को खींचता है, लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट यदि कहीं पर केमिकल कॉम्बिनेशन में वाटर के रेशियो में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एग्जिस्ट करते हैं तो वो उनको भी खींच लेता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाया और ड्राइंग एजेंट जो है वो कम स्ट्रॉन्ग कहलाया। H2SO4 दोनों के जैसा काम करता है, बना बनाया पानी है उसको भी खींचता है, कहीं यदि केमिकल कंपोजिशन में वाटर है तो उसको भी खींचेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं 11 है और हाइड्रोजन कितने हैं 12 है। ये काय का रेशियो है 1:2, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाटर का रेशियो है, ये इसको खींच लेगा H2SO4। तो आपका क्या बचेगा यहाँ 12 कार्बन प्लस आपका बचेगा 12 H2O। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, यहां पर हमारा 12 कार्बन प्लस 11 H2O। यहां पर हम बात करें तो ये आपको दिख रहा है इतना, तो क्या बना देगा CO प्लस H2O। यहां पर हम बात करें तो क्या बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो इस तरीके से ये क्या करता है, इस तरीके से ये H2SO4 ड्राइंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। और यहां पर आपको जो कार्बन मिला है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुगर चारकोल। क्या बोलते हैं, सुगर चारकोल। क्यों, सारा का सारा अदर मटेरियल तो बाहर निकल गया, अब क्या बचा है, केवल कार्बन कार्बन बचा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं सुगर चारकोल। इसी सुगर चारकोल को जब हम हाई टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं, या बोन चारकोल को, किसी भी चारकोल को जब हम हाई टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज वगैरह हैं वो क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, और ऐसी कंडीशन में वो बन जाता है एक्टिवेटेड चारकोल या एक्टिव चारकोल, जिसका कई सारी जगह पर हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड भी कंप्लीट हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड के कंप्लीशन के बाद अब हम जल्दी से बात करते हैं HCl की। इसकी बात करते हैं HCl की। देखिए HCl में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है, मेनली उसकी रिएक्शंस लगभग सेम ही चलती हैं, बट एक रिएक्शन HCl के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक रिएक्शन HCl के अंदर इंपॉर्टेंट है और उसको हम यहाँ पर केवल उसी रिएक्शन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो रिएक्शन ये है कि HCl प्लस MnO2 ही था शायद। ठीक है, और रिएक्ट करके बनाता है MnCl2 प्लस आपका आ जाता है H2O प्लस आ जाता है Cl2, और यहां पर हम ले लेते हैं 4। ठीक है, देखिए नॉर्मली तौर पर, अब इस रिएक्शन को समझने से पहले इसके पीछे के कारण को सुनिए। नॉर्मल तौर पर जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल तौर पर जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। लेकिन यदि यहां पर मैं देखूं तो जो HCl है वो HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम नहीं कर रहा है, वो इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। कैसे, देखिए यहां पर Mn जो था उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +4 है, या मैं कहूं इससे 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, 2 ऑक्सीजन
और यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर बचा है +2, मतलब उसने Mn को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। अच्छा, रिड्यूस हो रहा है मतलब ये अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या हो रहा है, अब यदि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, HCl यहाँ पर एक एसिड होने के बावजूद भी एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो आप इसमें ये लिख लीजिएगा कि नॉर्मली HCl नॉट वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट होने पर HCl एसिड होने के बावजूद भी रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे रिएक्शन करता है। तो मतलब यहाँ पर HCl का क्या हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नॉर्मली एसिड क्या करते हैं, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं, यहाँ HCl का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन जो था वो -1 की कंडीशन में है और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 0 की कंडीशन में है। तो जब -1 से 0 की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पर HCl का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो इसलिए ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर MnO2 MnCl2 में कन्वर्ट हो गया है, H2 बन गया है और Cl2 बन गया है। ठीक है, तो ये कब होगी, नॉर्मली काम नहीं करता है वो एड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में HCl इस तरीके का बिहेवियर आपका दिखा सकता है। तो HCl के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल यही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी रिएक्शन नॉर्मल पैटर्न पे चलती हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। और यहाँ पर यदि हम देखें तो ये तीनों के तीनों एसिड जो इंपॉर्टेंट एसिड है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे या तो हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ले लेंगे या फिर हम स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस एसिड एंड बेस ले लेंगे। ठीक है, NaOH की रिएक्शन जो बेस की रिएक्शन है उसमें कुछ स्पेसिफिक ऐसा कोई टफ नहीं है, इसलिए वो आप इजीली पढ़ सकते हैं। अब हम अगला जो पार्ट करेंगे वो हम लेंगे आपका, या तो हम pH के लिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लेकर चलेंगे या फिर हम स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस एसिड्स एंड वेरियस बेसेस ले लेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।